हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन को जानने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर के आया हूं, जिसका इंतज़ार बिहार के सभी नौजवानों और युवाओं को बेसब्री से था, जो बिहार के अंदर शिक्षक बनना चाहते थे। दोस्तों, थोड़ा हिंट तो मिल ही गया होगा। आज का जो वीडियो है ये उन युवाओं के लिए या नौजवानों के लिए है जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और बिहार में रह करके बिहार के गरीब बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिहार के अंदर नौकरी करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं और गरीब बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं और एक सरकारी शिक्षक बन के, एक सरकारी अध्यापक बन के वो बिहार के बच्चों का उत्थान करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो बिहार लोक सेवा आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 जून से भरने स्टार्ट हो गए हैं, शुरू कर दिए गए हैं। मैं ये वीडियो एक दिन लेट बना रहा हूँ। उसका एक कारण ये था कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय क्या दिक्कतें होने वाली हैं, कोई बदलाव तो नहीं होने वाले, इन चीज़ों को देखना चाहता था। तो दोस्तों, आज के इस विज्ञापन के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स, सबसे बड़ी बात जिसका कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है कि यार काश हमारे राज्य के अंदर इतनी ज़्यादा सीटें आ जाएं कि हमारा भी सिलेक्शन उसके अंदर हो जाए और हम भी बिहार में एक सरकारी कर्मचारी बन जाएं। ठीक है दोस्तों, तो बिहार लोक सेवा आयोग ने ऐसे नौजवानों, युवकों, युवाओं का सपना साकार करने के लिए बिहार के अंदर एक बम्पर भर्तियां निकाली है। ठीक है, आज के इस विज्ञापन संख्या 26/2023 में शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461, बिल्कुल सही सुना आपने, बिहार के सरकारी जो विद्यालय हैं उनके अंदर अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु ये भारतीय नागरिकों और बिहार के राज्य के जो स्थायी निवासी उम्मीदवार होते हैं उन लोगों के लिए एक बम्पर भर्ती बिहार सरकार ने निकाली है। इस भर्ती के अंदर जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो ऑनलाइन आवेदन कराए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत जानकारी जो है ना वो इस वीडियो के अंदर आज मैं देने वाला हूं। जितने भी दिशा निर्देश हैं कि बिहार का जो आवेदन करना है आपको वो कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट है, किस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप आवेदन करोगे और कितनी फ़ीस है, फ़ीस के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, ये जो 1,70,461 रिक्तियां बिहार के अंदर आई है ना, इसमें आपकी प्राइमरी यानी कि जो क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक पढ़ाते हैं, टीजीटी जो 9-10 को पढ़ाएंगे, और पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि जो 11-12 को पढ़ाएंगे, उनके हर एक सब्जेक्ट के लिए विषयवार कितनी कितनी सीटें हैं, आरक्षित सीटें कितनी हैं, किस अनारक्षित सीटें कितनी हैं, बिहार के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए, या फिर जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए कितनी सीटें हैं, सारी विस्तृत जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर एक नौ युवकों तक ये वीडियो पहुँचे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बीपीएससी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ उसके आधार पर बनने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले, इसलिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय के अध्यापकों के लिए वैकेंसी की बात करते हैं, रिक्तियों की बात करते हैं कि इसमें कितनी सीटें इस वर्ग में जो क्लास 1 से क्लास 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए हैं वो कितनी हैं। दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि जो सामान्य सीटें हैं, उर्दू की सीटें हैं और बांग्ला की सीटें हैं। यहाँ पे अनारक्षित 13,397,
जो उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके लिए 2528 और बांग्ला पढ़ाने के लिए 22, ये अनारक्षित हैं। अनारक्षित में महिलाओं के लिए 13,435, 2,570, 35। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो बहुत टाइम लग जाएगा, अलग अलग कॉलम है, बहुत सारी डिस्कस करने में, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, पूरे दिन में भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो उम्मीद है कि आप सभी इस बात को समझ रहे होंगे। मेरा मेन मोटिव है कि बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या यूं कहे कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञापन दिया है, इस विज्ञापन के अंदर जो विस्तृत जानकारी है, इससे आपको मुझे बस रूबरू कराना है, ताकि आप इस चीज़ को, नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ के अपना आवेदन, ऑनलाइन आवेदन कर सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य, उर्दू और बांग्ला। होता है ना कि कुछ लोग उर्दू में स्पेशल एजुकेशन करते हैं, बांग्ला में करते हैं, और वो वहाँ पे पढ़ाएंगे उनको, तो उनकी जो सीटें हैं यहाँ पर दी गई हैं। अगर मैं कुल अनारक्षित सीटों की बात करूं तो 15,947 हैं जो अनारक्षित हैं। अनारक्षित जो महिलाओं की हैं वो 16,040 हैं। इस तरह से अगर ओवरऑल मैं सारी दिव्यांग हेतु आरक्षित पद तक का अलग हटा दूं, और दिव्यांग से अलग जो सीटें हैं ना दोस्तों, 79,943 भर्तियां मेरे भाई इसके अंदर आई है। तो इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होने वाली है, अर्हता क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आपने क्या कर रखा है, ये सारी चीज़ें आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिव्यांग छात्रों के लिए अगर मैं बात करूं तो 1594, ऑलमोस्ट 1600 वैकेंसी हैं जो दिव्यांग कैंडिडेटों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आई है। अगर मैं श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग की बात करूं कि जब आप, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप सेवा में चले जाते हैं, तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड होता है। उस प्रोबेशन पीरियड में विद्यालय अध्यापक एराजपत्रित, मतलब आप गवर्नमेंट के नहीं बनोगे लेकिन आप प्रोबेशन पे रहोगे, उस समय आपको 25,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, और भी सरकार के जो अन्य अनुमान्य भत्ते होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे। स्थायी एवं नई पेंशन योजना के तहत आपको नियमानुसार जो भी अनुमान्य होगा वो तनख्वाह आपको दी जाएगी। परीक्षामान अवधि की अगर मैं बात करूं तो तिथि से, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन से 2 वर्षों तक की अवधि का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। और उस प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको गवर्नमेंट शिक्षक आप वहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ, चलिए दोस्तों अब आते हैं कि माध्यमिक विद्यालय बोले तो जो वर्ग 9-10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए अगर मैं बात करूं, अब आपको पता है कि यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, ठीक है, अंग्रेज़ी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ये कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। इनकी अनारक्षित सीटें दी गई हैं, जो टोटल सीटें हैं वो 8,486 सीटें हैं। अनारक्षित महिला की 4,779 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 2,367 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग महिला के लिए 864 हैं। इस तरह से ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य महिला पिछड़ा वर्ग में महिलाएं, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में महिलाएं, और पुरुष जो सीटें हैं अनुसूचित जाति जनजाति में, जो ओवरऑल अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, जो टीजीटी की वैकेंसी आई हैं वर्ग 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए, वो 32,916 भर्तियाँ आई हैं। दोस्तों इससे बड़ी बम्पर भर्ती बिहार में कभी नहीं आई। 2023 की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, जिसमें लगभग 2.25 लाख रिक्तियाँ आई हैं। और सिमिलरली दिव्यांग हेतु अनारक्षित पद पर कितनी कितनी सीटें हैं वो यहाँ पर बताया गया है। अब अगला जो है दोस्तों, अगर बात करें श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक के एराजपत्रित, उस दौरान कि आपको जो वेतनमान मूल वेतन होगा वो 31,000 रुपये प्रति माह होगा, तथा अनुमान्य भत्ते होंगे। जैसे प्राइमरी के अंदर 25,000 रुपये प्रति माह था एक वर्ग 1 से 5 तक में, यहाँ वर्ग माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए जो अनुमान्य वेतनमान होगा वो मूल वेतन 31,000 प्लस अन्य भत्ते होंगे। स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार के अनुसार आपको जो है तनख्वाह दी जाएगी, अनुमान्य मिलेगा, और परीक्षामान की अवधि जो होगी वो भी 2 वर्षों की होगी, यानी कि प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो 2 वर्षों का होगा, ठीक है भाइयों। आगे चलें, उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 11वीं और 12वीं, जो वर्ग 11-12 में जो विद्यालय अध्यापक होते हैं, जो अध्यापक पढ़ाते हैं, उनके भी अलग अलग होते हैं, जैसे जंतु विज्ञान यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है,
रसायन विज्ञान केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स गणित हो गया, भौतिक शास्त्र फिजिक्स हो गई, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हो गई, भूगोल ज्योग्राफी, इतिहास हिस्ट्री, गृह विज्ञान होम साइंस, म्यूज़िक, दर्शन शास्त्र, इस तरह से करके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। और इन सब्जेक्ट के सबकी अनारक्षित में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो सब यहाँ पे दी गई हैं। महिलाओं की यहाँ दी गई है, आर्थिक ईडब्ल्यूएस महिलाएं, अत्यंत पिछड़ा ओबीसी जो होती है ना, ठीक है। ये सारी इस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटें दी गई हैं, आप ये देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट की भर्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। दोस्तों अगर मैं टोटल और बात करूं तो इसमें और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे अरबी, बांग्ला, भोजपुरी और कंप्यूटर साइंस स्पेशली। दोस्तों पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पे सीटें हैं, और कितनी सीटें हैं ये देख लो, 2172। महिलाओं के लिए 1197। दोस्तों मुझे नहीं लगता इससे बड़ी वैकेंसी किसी भी राज्य में आई होगी इससे पहले, या बिहार में कभी इससे ज़्यादा वैकेंसी आई हो, ठीक है। अब बात करते हैं कुल वैकेंसी की, जो हमें खुश कर देता है, जो हाँ लगता है हमें हमारा सपना आज साकार हो जाएगा, बिहार में नौकरी करने का, बिहार के विद्यालयों में अध्यापक बन करके गरीब बच्चों को शिक्षा देने का जो सपना है ना। और जो बच्चे बहुत लंबे टाइम से, बहुत पहले से क्या बीएड करके बैठे हैं, किसी ने जेबीटी, डाइट, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड ये सब कर रखा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट की। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंदर जो अध्यापकों की टोटल रिक्तियाँ आई हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो वैकेंसी है ना वो 14,679। हाँ दोस्तों, पीजीटी की जो वैकेंसी है ना वो 14,679। दोस्तों एक एक हज़ार सीट आ जाए ना तो हम ऐसे लड़ मरते हैं, यहाँ तो 2.25 लाख सीटें हैं। और अगर मैं बात करूँ महिलाओं की तो 8,773, 4,226 ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 1,393, ऑलमोस्ट 1,400, ठीक है। ये सारी सीटें यहाँ पे दी गई हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ सारे सब्जेक्ट की, सारी कैटेगरी की, ओवरऑल रिक्तियों की मिला के भर्तियाँ कितनी भर्ती होनी है, वो 57,602 भर्तियाँ होनी हैं। इतनी रिक्तियाँ, इतने रिक्त पद बिहार लोक सेवा आयोग ने निकाले हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वेतनमान की कि कितना वेतनमान होगा। जो बेसिक पे होगा वो कितना है, मूल वेतन जो 32,000 रुपये है, ठीक है, 32,000 रुपये प्रति माह, प्लस अनुमान्य भत्ते मिलेंगे। स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य होगा, ठीक है। और योगदान की तिथि से 2 वर्षों तक की अवधि तक परीक्षामान अवधि मानी जाएगी, एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो 2 साल का है, और अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो तो आपको 1 साल का कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, ये तो थी अब तक जो मैंने बताया है वो वर्ग 1 से 5 तक, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, सेकेंडरी एजुकेशन होती है और हायर सेकेंडरी एजुकेशन होती है, उनमें कितने कितने पद किस किस कैटेगरी के लिए आए हैं, और टोटल कितने वैकेंसीज आई हैं, कितने रिक्त पदों पर भर्तियां आई हैं। अब आगे के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, मतलब विद्यालय मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक प्राइमरी में जो होते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में जो अध्यापक होते हैं, माध्यमिक विद्यालय में और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए जो विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। तो आप इस वेबसाइट की, इस बिहार की बीपीएससी की इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए, और वहाँ पर ये सारा रोस्टर, ये पूरा चार्ट वहाँ पर पड़ा हुआ है, ये पूरा नोटिफिकेशन है जो कि मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है, ठीक है, जो कि मैं आपको लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड ये पॉइंट है कि विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती हैं। दोस्तों देखो, जो वैकेंसीज आ जाती हैं अप्रॉक्स इतनी है 1,70,000 समथिंग, ये आगे चल के भविष्य में कुछ कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। इतना बड़ा अंतर नहीं आता कि 1,70,000 से घटा के 50,000 कर दें, ऐसा नहीं होने वाला, कुछ कम ज़्यादा हो जाती हैं, हो भी सकती हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है। भाई ऑब्वियसली बात है, इतनी नंबर ऑफ ज़्यादा सीटों पे
एग्ज़ाम होना है, एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कई लाखों कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। बिहार के तो भरेंगे ही भरेंगे, बिहार से बाहर के राज्यों के, बंगाल के, मध्य प्रदेश, झारखंड और आपके यूपी से भी भरेंगे, है ना। जो बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या कहीं और नहीं कर पा रहे तो बिहार में शिक्षक बन जाएं। तो दोस्तों एप्लीकेशन तो खूब भर भर के आने वाले हैं, आवेदन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि अनिवार्य अर्हता किस प्रकार होगी, किस वर्ग में क्या अनिवार्य अर्हता है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, ये देख लेते हैं। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। भारत का एक तो नागरिक होना चाहिए और या बिहार का राज्य का स्थायी निवासी हो, ठीक है। मतलब इंडिया से बाहर के लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर सकते। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा यानी कि एनसीटीई द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो संप्रति निम्नवत है, जो कुछ इस प्रकार है। चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं, आपके उच्चतर माध्यमिक में 50% अंकों के साथ आपका 12th होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th क्लास में आपके या उसके समकक्ष 50% मिनिमम न्यूनतम अंक होने चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कहीं कहीं पे उसे डाइट बोला जाता है, कहीं पे बीटीसी बोला जाता है, कहीं पे डीएलएड बोला जाता है ना, कहीं पे जेबीटी बोला जाता है, तो किसी भी नाम से हो 2 वर्षों का वो एजुकेशन में शिक्षा में वो डिप्लोमा होना चाहिए और 12th में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए, या फिर अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मानदंड और क्रियाविधि के अनुसार विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, ठीक है। आगे बात करें, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से मतलब है कक्षा 12वीं में, 12th में, तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएलएड कर रखा हो, जो हमारा ग्रेजुएशन प्लस एजुकेशन में डिप्लोमा होता है वो कर रखा हो, ठीक है। आगे चलते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, उच्चतर माध्यमिक में न्यूनतम 50% अंक हो तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, है ना। डीएलएड कर लेते हैं, 12वीं के बाद डीएलएड कर लेते हैं। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो किसी ने ग्रेजुएशन प्लस 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड कर रखा हो। ग्रेजुएशन में और बीएड में 50% मिनिमम अंक होने चाहिए। वो लोग इस प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर एक और, न्यूनतम 55% अंकों तथा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड कर रखा हो, तब भी वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है भाइयों। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी समझना है ना, आपको बस करना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आपका आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। परंतु जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर प्राप्त माध्यमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोटिफिकेशन में पूरा पढ़ लेना। देखो डिटेल्ड बताना तो थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो 19-20 मिनट का हो चुका है ना, और अभी बहुत कुछ रहता है जो मुझे आप लोगों को बताना है। बात करते हैं सामान्य विषयों के लिए। कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय में अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए भाई। विनिर्दिष्ट विषय समूह में, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आवेदन कर रहे हो, उस विषय में कम से कम 50% अंक के साथ में आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या कॉलेज से आपका स्नातक और स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण होने चाहिए, 50% न्यूनतम अंक होने चाहिए और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त बीएड होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा में स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। तो आगे अगर मैं बात करूं
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा स्नातकोत्तर में कम से कम 45%, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम न्यूनतम 45% अंक होने चाहिए। उसके बाद आपके पास बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से निर्दिष्ट विषय समूह में बीएड बीएससी बीएड की 4 वर्षीय की उपाधि होनी चाहिए, तब भी आप माध्यमिक शिक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय के अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। जो विषय की मैं बात करूं, जैसे गणित है, गणित के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, वो भी अप्लाई कर सकता है। विज्ञान में अगर मैं बात करूं, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, जिसने बीएससी कर रखा हो इन सब्जेक्ट में, या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो वो भी कर सकते हैं। भाषा से संबंधित में ये हो गया, मतलब उसके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। कक्षा 11-12 में बात करें तो कुछ इसी प्रकार से होगा। उस विषय में उसने क्या कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो और बीएड कर रखा हो। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे टीजीटी के लिए वैसे ही पीजीटी के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जो अनिवार्य अर्हता है जो मैंने अभी बताई है वो सब आपको क्लियर होंगी। 11वीं-12वीं के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निरर्हता अर्थांक में 5% की छूट दी होगी। भाई न्यूनतम अंक में, जैसे मान लो 50% जनरल के लिए है तो SC ST OBC इन सब के लिए 5% की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। कक्षा 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। जैसे फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होनी चाहिए। केमिस्ट्री में बात करूँ तो केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स में बात करूँ इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये कुछ इस तरह से हैं। ये आपको समझ आ जाएगा आप जब नोटिफिकेशन को डिटेल में देखोगे और एक बार पढ़ोगे। कक्षा 11 से हाँ दोस्तों, अब है इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें क्या होता है कि बीएड की ज़रूरत नहीं होती, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 11वीं-12वीं के छात्रों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए जो अनिवार्य अर्हता दी है उसमें ये कहा है कि कक्षा 11वीं-12वीं तक में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर साइंस विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ में निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त उपाधि हो, डिग्री हो उसके पास, और DOESC यानी कि डोएक A लेवल का कोर्स उसने कर रखा हो। ठीक है, या किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि हो, या जैसे मान लो MTech कर लिया, BEd कर लिया, BEE कर लिया, BTech कर लिया कंप्यूटर साइंस में, वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या NICTI से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE BTech यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस IT में कर रखा हो, या उसके समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा कर रखा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। आगे चलें, किसी मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA BCA ये सब कर रखा हो, वो छात्र या वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिसने IT में कर रखा हो, डोएक O लेवल C लेवल कर रखा हो, है ना, CDAC से कर रखा हो, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला था कि कंप्यूटर साइंस विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए बीएड कोई ज़रूरी नहीं है, बीएड करना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने अगर BE BTech MCA कर रखा है या ग्रेजुएशन के साथ डोएक O लेवल में कंप्यूटर कोर्स में स्नातक उपाधि ले रखी है तो वो डायरेक्ट इसकी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली संगीत विषय के लिए अगर मैं बात करूं, संगीत विषय के लिए कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार दी है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। वाणिज्य संकाय में यानी कि बिजनेस, अकाउंटेंसी, इन सब में किस तरीके से है उनकी, मतलब हर किसी सब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। दोस्तों राज्य स्नातक के अब आगे चलते हैं क्योंकि कुछ और चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जो टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक के लिए CTET पेपर 1 अथवा BTET पेपर 1,
यानी कि या तो उसने केंद्रीय स्तर पर जो सीटेट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका पेपर 1 क्लियर किया हो, या बिहार के अंदर जो टेट होता है बीटेट, उसको क्लियर किया हो पेपर 1। अगर क्लियर कर रखा है तो वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए एप्लीकेबल है, वही एप्लीकेशन भर पाएंगे जिनका ये एग्ज़ाम क्लियर है। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1, माध्यमिक में जो अप्लाई करेंगे उनके लिए पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हूँ, ठीक है, 11वीं 12वीं में पढ़ाने के लिए, ठीक है। उच्चतर माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना जरूरी है। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे वे के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं। वर्ष 2012 से पहले, ठीक है, जिन्होंने ये कर रखा है उनको कोई ज़रूरत नहीं है ये सीटेट एस्टेट वगैरह देने की। नोट: शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। शिक्षण प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो होते हैं ना, शिक्षण प्रशिक्षण में होते हैं पहले से ही, जो उनके लिए शैक्षिक योग्यता धारित करते हो, मतलब उनका बीएड ग्रेजुएशन जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हो, जिनके पास पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो गया हो। यानी कि 31 अगस्त तक उसके एग्ज़ाम हो गए हों, उसका रिजल्ट आ गया हो, ठीक है। उन्हें ऐसी परीक्षा में 31/8/2023 तक भाग लेने का प्रमाण तथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्यता होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वयं घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा। एतद संबंधी सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्मित हो तो उपरोक्त स्वयं घोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा, अदरवाइज उसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ऐसे प्रमाण पत्रों के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा और उसकी छायाप्रति भी देनी होगी। मतलब जब आप आवेदन करेंगे तो उसका प्रिंट आउट लेकर रख लेंगे, वो भी जमा होगा। वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं और सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हों परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हों, वो भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे। मतलब जो फाइनल ईयर में है, सीटेट दे चुके हैं अपने फाइनल ईयर में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट, जो जैसे बीएड कर रहे हैं अपने फाइनल ईयर के में हैं और सीटेट उनका क्वालिफाई है या बिहार टेट उनका क्वालिफाई है, तो वो भी आवेदन दे सकते हैं। बशर्ते यही 31 अगस्त तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसके वो एग्ज़ाम हो जाने चाहिए और वो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। एज क्राइटेरिया क्या है? सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम व अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को होगी, पहली बात। दूसरी, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु एक तो 18 वर्ष होना चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो प्राइमरी में बनेंगे उनकी मिनिमम आयु 18 वर्ष और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष की 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अनारक्षित 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। वार्धक्य सेवानिवृत्ति यानी कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 60 वर्ष मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आयु सीमा है। आयु सीमा में अगर छूट की मैं बात करूं तो इस नियमावली के प्रवर्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली प्रवर्त में होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम सोमवार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट 1 अगस्त 2023 तक के आधार पर मानकर दे होगी, ठीक है दोस्तों। ये आप पढ़ लीजिएगा कि कितने वर्षों की छूट किस किस को दी जाएगी, किस कैटेगरी के लिए कितना रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन है, किसी के लिए 8 वर्ष है, किसी के लिए कुछ है, तो वो आप उम्मीद है कि पढ़ लेंगे और क्लियरली एक बार इसे अच्छे से समझ लेंगे। अगर मैं चयन प्रक्रिया की बात करूं दोस्तों, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेसर के ऊपर कि किस तरीके से इसके अंदर सिलेक्शन होने वाला है। चलिए दोस्तों, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो लिखित परीक्षा के आधार पर यानी कि एक रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें जो मल्टीपल
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। इस रिटन एग्जाम के अंदर लिखित परीक्षा के वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से होगा। दोस्तों बात करें अगर विषय भाषा अर्हता की बात करूं मैं, एक भाषा होगी, प्रश्नों की संख्या इसमें 100 प्रश्न आएंगे। भाग फर्स्ट में 25 और भाग सेकंड में 75, जो कि 2 घंटे का होने वाला है। और कुल अंक 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। 2 पार्ट में ये एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। अगर लैंग्वेज की बात करूं तो पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन होंगे और भाग 2 में 75 क्वेश्चन होंगे। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, चाहे वो प्राथमिक हो या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए हो, एक भाषा लैंग्वेज का पेपर होगा। यह पत्र 2 भाग में होंगे तथा भाग 1 भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान कॉमन होगी। भाग 2 हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, इन तीनों में से कोई एक भाषा का चुनाव आपको करना होगा। ठीक है। इस पत्र का अर्धांक दोनों भागों को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है। ठीक है भाई, कहने का मतलब यह है इस पत्र का अर्धांक दोनों भागों को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है। मतलब 100 में से 30 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं अगर आपको इसमें, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाई 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, भाग 2 में 75 क्वेश्चन हिंदी भाषा के होंगे। मतलब हिंदी भाषा नहीं, आपको 3 भाषाओं में से उर्दू, हिंदी और बांग्ला में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। उसके 75 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के जो कॉमन होंगे सभी के लिए। इन 100 क्वेश्चन में से 30% आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए लाना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सामान्य अध्ययन की बात करूं यानी कि जीएस, जो कि 120 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं, 120 मार्क्स का ये होगा। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 1 से 5 में इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल हैं। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। विषय एवं सामान्य की अगर मैं बात करूं, यानी कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं 120 क्वेश्चन उसमें होंगे। जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए कक्षा वर्ग 9-10 के लिए 120 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे में 120 मार्क्स का यह पत्र भी 2 भाग में होगा, भाग 1 भाग 2। ठीक है। अब बात करते हैं विषय अध्ययन। प्रश्नों की संख्या भाग 1 में 80 क्वेश्चन होंगे, भाग 2 में 40 क्वेश्चन होंगे। भाई जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट के लिए भाग 1 में 80, भाग 2 में 40, टोटल 40, 80, 40 के ये पार्ट होंगे। भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, इसमें देख लेना जो इस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। ठीक है ना, ये सारे जनरल स्टडीज़ इसके अंदर 40 क्वेश्चन में आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए बात करूँ तो इसमें एक पेपर, ये 120 क्वेश्चन होने वाला है। ये भी सेम उसी तरह से होगा। ठीक है ना, उनके अपने अपने 80 क्वेश्चन उनके अपने अपने सब्जेक्ट के होंगे और 40 क्वेश्चन जनरल होंगे जो सभी से होंगे। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी। पहली बात आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। ठीक है भाई, पेपर 1 में तो नहीं है, बाकी पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ये देख लेना। 34 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा क्वालिफाई करने के लिए, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों तो उस स्थिति में वे अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन करेंगे। ऐसा नहीं है मल्टीपल विषय में आप बहुविकल्प है या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के अंदर बहुविषय सब्जेक्ट में विषयों में आप अप्लाई करो तो वो चीज़ वैलिड नहीं है, आपका रिजेक्शन हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। साक्षात्कार की बात करें यानी कि इंटरव्यू फेज़ की बात करें तो दोस्तों रिटन के बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। क्लियर लिखा है दोस्तों, सिंपल सी बात है।
रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे जो मार्क्स आप लेकर के आएंगे उसकी मेरिट यहाँ पे बनेगी। ठीक है, मेधा सूची लगेगी। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की एक औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा, मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बेस्ड के आधार पर एक कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र को कंसीडर किया जाएगा, फिर उम्र भी समान होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। मतलब अल्फ़ाबेटिकल हिंदी नाम की उसके बेसिस पे ही उसको वरीयता दी जाएगी जब अंक समान हो जाएंगे। तो उम्र को देखेंगे, उम्र समान है तो फिर उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अधिमानता की बात करूं तो प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अगर कोई कैंडिडेट, कोई अभ्यर्थी एक से ज़्यादा विषयों में अधिक अध्यापक पदों के लिए अप्लाई करता है तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित हो करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के लिए विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। ठीक है, ये सब बाकी आप पढ़ लेना। ये रूल लिखे हैं कि किस तरीके से जो चॉइस है वो बनेगी। सेम मार्क्स होंगे तो क्या होगा, उम्र सेम होगी तो क्या होगा, मेरिट कम चॉइस के आधार पर ही संबंधित जिला में अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात पदस्थापन यानी कि मेरिट कम चॉइस के आधार पर ही संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, परंतु मेधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में पदस्थापन किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखें, अगर आप जो जिले देते हैं उन जिलों में आपकी सीट नहीं है तो आपको किसी भी जिले में नियुक्ति दी जा सकती है। अन्य निर्देश, कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। ठीक है, आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए, तब तक उसको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ये कुछ सारी चीज़ें हैं। बाकी पत्र विषयों तथा स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट यानी कि www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेधा सूची शिक्षा सत्यता की जांच विभाग के अपने स्तर पर करने के पश्चात ही नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात ही मेधा सूची को प्रशासनिक शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा। आरक्षण की बात करें तो आप सभी को पता है कि आरक्षण किस किस तरह से, ये पढ़ लेना आप अपने अनुसार एक बार। ठीक है, और ये बताया गया है यहाँ पे कि आरक्षित कोटि के लिए मतलब जो कैटेगरी होती है, रिजर्व कैटेगरी होती है, उनके लिए कौन कौन से कोड है। जैसे अनारक्षित अनरिजर्व्ड के लिए 1 है, कोड 1 है। अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 3 है, ईबीसी इकोनॉमिकली वीक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं 4। कुछ इस तरह से ये दिया गया है, अलग अलग कोड है। जब एप्लीकेशन भरोगे तब अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा, इसलिए उसको रिन्यूअल करा के रख लें आप अपना। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ इस तरह के मेन यहाँ पे दिए गए हैं। अपने मैट्रिक का प्रमाण पत्र, विज्ञापन की कंडिका, शैक्षणिक 4 योग्यता अनुसार ये अपनी जितनी भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स ये सब हैं ये कर लें। ये सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हैं। एक फोटोयुक्त पहचान पत्र होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड ये होना चाहिए, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, हाल के खिंचे हुए 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति होनी चाहिए लिखित परीक्षा के लिए। ये बाद की बातें हैं, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी क्या क्या वहाँ पे ले जाना है ये सब। ये तो दोस्तों हम बाद में बात कर लेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब मेरिट तैयार होगी, कट ऑफ बात करेंगे। आप हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पूरा नोटिफिकेशन मैंने जितना हो सका। हाँ, अब मेन बात ये बात कर लेते हैं कि आवेदन तो हो गया, प्रमाण पत्रों की जाँच भी। ठीक है, शुल्क की बात कर लेते हैं कि भाई कितनी एप्लीकेशन फीस जाने वाली है। दोस्तों, अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये देने हैं। कोई भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो उसको 200 रुपये देने हैं तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये लगेंगे। सभी अनारक्षित, आरक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये होंगे। मतलब जितने भी फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी की हो 200 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये होंगे। बस ये बात ध्यान रखो, अनारक्षित हो कोई भी हो 750 रुपये लगेंगे। ये फीस है। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। अगर बैंक का कोई चार्ज है तो वो भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में कट कर लिया जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या ये अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। ठीक है। वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, अनारक्षित इनके रियायती 200 रुपये बता दिया कंसेशनल एग्जामिनेशन फीस है, उन्हें नहीं देनी होगी वो। ऑनलाइन आवेदन अब बात करते हैं कब से शुरू होने। दोस्तों मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि ये वाले जो आवेदन है ऑनलाइन होंगे और कब से स्टार्ट होंगे। एक दिन लेट मैं वीडियो बना रहा हूँ। 15 जून से, 15 जून यानी कि कल से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप बहुत ध्यान रखना, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 15 जून है और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 12 जुलाई है। दोस्तों ऑलमोस्ट एक महीना है, 12 जुलाई कुछ ही दिन कम है। अभ्यर्थियों से ये गुजारिश है कि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अपना आवेदन भरने के बाद उसका एक प्रिंट आउट ले लें, छाया प्रति ले लें और उसको अपने पास रखें। आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी सभी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकार एतद द्वारा किया जाएगा। ठीक है। परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट के बाद ही अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा दी गई सारी सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट हैं। पेमेंट के उपरांत ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट का कोई प्रावधान नहीं होगा। दोस्तों एक बार पेमेंट हो जाएगी, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन पत्र के अंदर कोई भी जानकारी को बदला नहीं जा सकता है किसी भी तरह की। परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट के बाद ही अभ्यर्थी उसे समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन होगा जहां से वो अपना आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं तो वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है तो वो उसे और उसको कैंसिल करके, रद्द करके, लेकिन ये आपको कब करना है, अंतिम तिथि से पहले पहले करना है। ठीक है। ठीक है। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए लोग उत्तरदायी नहीं होंगे। ये सारे कुछ रूल्स हैं, ये पढ़ लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी। महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसे फिर से डैशबोर्ड को लॉगिन करके डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन में जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें। उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करके अपने पास रखें, भविष्य में ज़रूरत होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में प्रत्येक प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे। आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से मात्र से ही उनकी अभ्यर्थता सुनिश्चित की जाएगी। क्या ये क्या करते हो? अरे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता दक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों को इकट्ठा करके रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी को कलेक्ट करके रख लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सामने जब भी आपके सभी प्रमाण पत्रों की जांच करता होगी तो उस समय ये सभी काम आएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा बीपीएससी के द्वारा यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लाया गया नोटिफिकेशन। दोस्तों इससे बड़ी भर्ती कभी किसी राज्य ने नहीं कराई होगी, ना ही बिहार में कभी आई होगी। तो बिहार के अंदर बनने वाले उन युवाओं के जो बिहार के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं और बिहार के वो युवा जो बिहार के अंदर गरीब बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बम्पर भर्ती बिहार सरकार ने निकाली है। उम्मीद है कि आपको ये नोटिफिकेशन पूरा क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस रिक्तियों से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित कोई भी नया वीडियो जिसमें हम तुम्हारे लिए सारी जानकारी लेकर के आएंगे और हो सका तो हम तुम्हारे लिए पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे कि बिहार सरकार ने पिछली बार की भर्तियों में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, वीडियो को यहीं रोकते हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।